गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारे टॉपिक है गठबंधन की राजधानी, गठबंधन की राजनीति, जिसमें आज देखेंगे कि भारतीय जो गठबंधन है या हमारे जो विविध राजनीतिक दलों के जो गठबंधन या मिलीजुली सरकार है उसमें किस किस प्रकार की हमें विशेषताएं दिखाई देती हैं, उसका हम आज की कक्षा में हम पूरा डिस्कशन करेंगे, समझेंगे कि देखेंगे कि हमारे देश में किस प्रकार से इनकी विभिन्न राजनीतिक दलों के जो समूह संगठन होते हैं किस प्रकार से विशेषता के रूप में दिखाई देता है। देखो, हमने पिछली कक्षा में भी स्पष्ट किया था कि हमारे देश में सबसे पहले 1900 संसद के चुनाव से ही गठबंधन की राजनीति के बीच दिखाई देते हैं, जो आगे लंबे समय तक अभी तक चल रहे हैं। उनमें से कौन कौन सी हमें विशेषता झलकती है? पहले है गठबंधन में एक दल की प्रधानता रही है। कहने का तात्पर्य कि भारतीय राजनीति में जो भी गठबंधन बने हैं उनमें एक दल की प्रधानता रही है। आप देखेंगे कि विभिन्न दल समान विचारधारा, समान साझा कार्यक्रम के तहत एकत्रित होते हैं, समूह के रूप में संगठित होते हैं, फिर भी उनमें किसी एक दल की सबसे ज़्यादा प्रधानता रहती है, शेष की थोड़ी बहुत कम भूमिका रहती है। आप देखते हैं कि जो एनडीए वर्तमान में एनडीए और यूपीए दो जो गठबंधन है, अब आप एनडीए गठबंधन का जो बात करें तो उसका जो नेतृत्व है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यानी बीजेपी कर रही है, और यूपीए का नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर रही है। सहयोगी दल बहुत ज़्यादा प्रभावी भूमिका निभाने में असमर्थ है। सहयोगी दलों का प्रभाव प्रमुख दल के सांसदों की संख्या और अन्य सहयोगी दलों के सहयोग पर निर्भर करता है। अगर सहयोगी दल में से अगर ज़्यादा सांसदों की संख्या है तो फिर वो अपनी उस गठबंधन में अपनी भूमिका को थोड़ी बहुत बढ़ाने की बात करता है, लेकिन फिर भी हमें दिखाई देता है कि पिछले काफ़ी टाइम से कि दोनों ही गठबंधनों में एक दल की हमेशा प्रधानता रही है, एनडीए में भाजपा तो यूपीए में कांग्रेस। इस प्रकार से तो ये हमें एक भारतीय गठबंधन की एक विशेषता के रूप में झलकता है कि जो भी गठबंधन बने हुए हैं उसमें एक पार्टी विशेष, एक दल विशेष का बहुत बड़ा प्रभुत्व है, उस दल की प्रधानता रही है। ये हमारी गठबंधन राजनीति की पहली विशेषता के रूप में हम समझ सकते हैं। दूसरा है कि गठबंधन में विचारधारागत समानता का अभाव है, यानी जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है हर राजनीतिक दल की, उसका पूरी तरह से समानता जो होनी चाहिए वो नहीं रही है, उसमें समानता का एक हमें कमी या अभाव दिखाई देता है। देखिए, राजनीतिक लाभ के लिए विरोधी विचारधारा के राजनीतिक दल गठबंधन में शामिल तो हो जाते हैं, सत्ता प्राप्त सबको अच्छी लगती है, और भारत के राजनीतिक दलों में सत्ता की लालसा और सत्ता सुख बहुत बड़ी तीव्र उत्कंठा उनमें लगी हुई है। वो ये इन प्रकार सत्ता की प्राप्ति के लिए हमेशा उसके प्रति लालायित रहते हैं। तो ये राजनीतिक लाभ के लिए विरोधी विचारधारा के राजनीतिक दल शामिल तो हो जाते हैं, और चुनाव में एक दूसरे की कार्य पद्धति की आलोचना करने वाले दल चुनाव के बाद ही गठबंधन में शामिल भी हो जाते हैं। आप सोचो, जैसे आपको एग्जाम्पल दो महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए महाराष्ट्र विधानसभा के, तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा। दोनों ने अपने पार्टी शीर्ष नेतृत्व के नियंत्रण में रहकर, और दोनों ने अपने पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और उनके नेतृत्व के और उनके विकास के जो एजेंडे के लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन जो इन चुनाव का नतीजा आया तो शिवसेना को एहसास हुआ कि हम बीजेपी के साथ क्यों नहीं, हम मुख्यमंत्री खुद क्यों नहीं बने। उन्होंने अपनी सत्ता प्राप्ति की लालसा में, मुख्यमंत्री बनने की लालसा में, उन्होंने जो जिसके खिलाफ, जिसकी फाउंडेशन जिसके खिलाफ हुई थी, कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ जो उन्होंने चुनाव लड़ा, उनके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की, और चुनाव के बाद तुरंत शिवसेना उनके साथ जुड़ जाती है, उनसे गठबंधन कर लेती है और एक मिलीजुली सरकार का निर्माण कर लेती है। शिवसेना के प्रमुख जो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए महाराष्ट्र के। तो सोचोगा कि चुनाव से पहले क्या गठबंधन है, चुनाव के बाद क्या गठबंधन है, ये हमारे भारतीय राजनीति बहुत बड़ी विशेषता के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में एक दूसरे की विरोधी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट सीपीएम
राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का समर्थन प्रदान कर रही थी। अब आप देखिए, जो भारत में CPI और CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, दो भारत में ये साम्यवादी या वामपंथी दल कहे जाते हैं। अब ये हमेशा गैर कांग्रेस और गैर भाजपा के लिए हमेशा अपनी विचारधारा को लेकर चलते रहे। ये भाजपा के विरोधी थे, कांग्रेस के भी सख्त विरोधी थे। लेकिन जब इनको लगा कि हमारे बलबूते पे हम कभी सत्ता में आ नहीं सकते, तो इन्होंने क्या किया, UPA फर्स्ट 2004 में इन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया, बाहर से समर्थन दिया। बाहर से समर्थन का तात्पर्य यह है कि सरकार में भागीदार नहीं होना, लेकिन सरकार के लिए आपसे एक मेजोरिटी जुटा देना, ठीक है। तो अब ये बाहर से समर्थन दे रहे थे सरकार को, कांग्रेस के साथ उन्होंने समर्थन देना शुरू कर दिया, जबकि वो कांग्रेस के खिलाफ हमेशा चुनाव लड़ते आए। फिर आपको पता ही होगा 2008 में जब भारत अमेरिका के मध्य असैन्य परमाणु समझौता हुआ, तो इनको बहुत किरकिरी हुई, इनको बहुत बुरा लगा कि नहीं, अमेरिका के साथ क्यों, अमेरिका तो पूंजीवादी राष्ट्र है, उदारवादी राष्ट्र है और वैश्वीकरण का प्रवर्तक राज्य है, इसके तो हम सख्त खिलाफ हैं। इसलिए उन्होंने अमेरिका से समझौता न करने के लिए समर्थन वापस ले लिया। ये तो ठीक था कि तत्कालीन समय में जितनी भी हमारे विपक्षी दल और सत्ता पक्ष दलों ने देखा कि हमारे भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए बहुत ही बड़ा अच्छा समझौता होने जा रहा है, तो विपक्षी दलों ने, जिसमें अपन देखते हैं समाजवादी पार्टी और ये क्या नाम, बहुजन समाजवादी पार्टी, इन और छोटे दलों ने सहयोग प्रदान करके सरकार को गिरने से बचा लिया और सरकार बच गई। वरना तो इन CPI वालों ने, कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने तो समर्थन वापस भी ले लिया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि 2016 में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और CPM ने एक दूसरे के साथ गठबंधन भी किया। अब देखो 2008 में सरकार गिराई, लेकिन 2016 के चुनाव में सब कुछ भूल भुला के सत्ता प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया, कांग्रेस वालों ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड़ किया, गठबंधन किया, जबकि विचारधारा रूप से इनका कोई लेना देना नहीं, कोई साम्य नहीं है, कोई समीपता नहीं है, कोई समानता नहीं है। बस सत्ता कैसे मिले, सत्ता की प्राप्ति के लिए कुछ भी करेगा। आई बात समझ में? तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल यही है, और भी ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे आपको। जयप्रकाश नारायण को आदर्श मानने वाले समता पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाकर बिहार में चुनाव लड़ रहे, और जबकि जयप्रकाश नारायण के विचार कांग्रेस की नीतियों से कभी मेल नहीं खाते थे। तो ऐसे वस्तु तो गठबंधनों का आधार विचारधारा न होकर केवल सत्ता प्राप्त करना रह गया है और किसी को सत्ता में आने से रोकना हो गया है। ये भारतीय राजनीतिक दलों की एक विशेषता दिखती है हमें। कितनी सही है, कितनी उपयुक्त है, वो तो हमारा अपना अपना विवेक है, लेकिन इस प्रकार की हमें विशेषता दिखती है। अगली विशेषता के रूप में देखें तो कि गठबंधन में कोई स्थायित्व नहीं होता है, किसी प्रकार का स्थायित्व नहीं होता गठबंधन में। गठबंधन में शामिल राजनीतिक स्थायी रूप से उस गठबंधन से जुड़े रहना यह भी आवश्यक नहीं है। पश्चिम बंगाल के चुनावों को देखकर तृणमूल कांग्रेस ने NDA का साथ छोड़ दिया। कभी समता पार्टी NDA का हिस्सा थी, आज उसे बिहार चुनाव में NDA छोड़कर कांग्रेस से नाता जोड़ लिया। कहने के तात्पर्य गठबंधन में कोई स्थायी नहीं है, कोई स्थायी नहीं है कि ये दल इसके साथ जुड़ा हुआ है तो हमेशा हमेशा उसके साथ रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको पता है तृणमूल कांग्रेस पार्टी की जो मुखिया है ममता बनर्जी, जो कभी NDA की सहयोगी पार्टी के रूप में थी और वाजपेयी काल में वो रेल मंत्री रही है। वाजपेयी NDA सरकार में वो सहयोगी साझेदार दल के रूप में था, लेकिन बाद में अपन देखते हैं UPA के समर्थन दे दिया, कभी UPA से वापस भी ले लिया, तब तीसरे मोर्चे में आ गए। इसका कोई पता नहीं होता कि कौन सा दल किधर कहाँ है। शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे के आदर्शों को लेकर चलने वाली, आज कांग्रेस के ताले में खड़ी है, जो हमेशा जिंदगी भर कांग्रेस के विरुद्ध थी, कांग्रेस के खिलाफ जहर उगलती रही, कांग्रेस का शक्त विरोध करती रही, आज कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला रही है। सोचो, फिर ऐसी और भी आपको कई पार्टी मिलेंगे जिसका कह नहीं सकते कि ये किस पार्टी के साथ है। तो ये गठबंधन होते हैं, ये किसी प्रकार से स्थायी नहीं है, सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी तरफ चले जाते हैं। आप एक उदाहरण के स्वरूप से समझ सकते हैं, लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी है। अब ये महोदय ऐसे हैं कि इनको जो भी UPA आए NDA आए हमेशा सरकार के साथ खड़े हैं, इनको सत्ता में रहने अच्छा लगता है। इसलिए आप देखेंगे कि वो NDA में थे, UPA में चले गए, वापस NDA में आ गए, कंटिन्यू 2000 के बाद में सत्ता में बने रहे। ये लोजपा इस प्रकार से। अगली विशेषता है गठबंधनों में स्पष्ट विचारधारागत अलगाव का अभाव है।
देखिए, भारतीय राजनीति में इस समय दो ही गठबंधन महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। एक तो आपको बताया कि एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहा है, दूसरा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए जो कांग्रेस के नेतृत्व में चलता है। अब दोनों ही विचारधारा एवं सैद्धांतिक अंतर खोजना कठिन है। तीसरा मोर्चा जो मूलतः वामपंथी पार्टियों का है धड़ा है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को पूंजीवादी मानता है, लेकिन यूपीए सरकार का बाहर से समर्थन देता है। अब देखो, ये सब सत्ता प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के गठबंधन बना लेते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता है। कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं होता है, भले कांग्रेस सरकार में आए कि बीजेपी सरकार में आए, सत्ता में आए, कोई बहुत बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता। सरकार यूं ही चलती रहती है। किसी प्रकार का बहुत बड़ा क्रांतिकारी आमूलचूल परिवर्तन जिसको कहा जाता है, ऐसी कोई सरकार नहीं करती है। सत्ता में आने के लिए किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप षड्यंत्र सब चलते रहते हैं, लेकिन जो इस सत्ता में आ गए तो जिस प्रकार से नीतियाँ चली आ रही हैं उन नीतियों को फॉलो करते हुए सत्ता का संचालन करते हैं। इसलिए बहुत बड़ा हमें कोई विचारधारागत प्रभाव दिखाई नहीं देता है। अगला है गठबंधन दलों और सिद्धांतों को वजह नेताओं के आधार पर। हिंदुस्तान में हमेशा नेताओं के आधार पर करिश्माई नेतृत्व ने हमेशा भारतीय जनमानस को प्रभावित किया है। देखिए, तो हमारे जितने भी जो यूपीए और एनडीए जो हैं गठबंधन, दोनों ही अपने नेताओं के आधार पर चल रहे हैं। भारतीय राजनीति में गठबंधन राजनीतिक सिद्धांत और विचारधारा के बजाय नेताओं के आधार पर होते हैं। आप देखेंगे कि समाजवादी विचारधारा होने के बावजूद समता पार्टी का गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल से होने के बजाय भारतीय जनता पार्टी से, समझ सकते हैं। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला जयप्रकाश नारायण जो हमेशा कांग्रेस विरोधी थे, उन्हीं की पार्टी आज होना ये चाहिए था कि वो उनका जो गठबंधन है वो अन्य दल की अपेक्षा वो भारतीय जनता पार्टी से रखें। जबकि नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी से अपना नेता घोषित किया तो समता पार्टी ने गठबंधन तोड़ लिया। तो थे तो बीजेपी से ना, एक ही पार्टी से थे ना, लेकिन नहीं, उनके ऐतिहासिक प्रश्नों में देखते हुए नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। मतलब सोचो कि किस स्तर पे ये पार्टी अपनी विचारधारा रखते कुछ समझ ही नहीं आता। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो कि 1957 में एच डी देवेगौड़ा को कुछ दिन समर्थन देने के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को बदलने के आधार पर समर्थन की शर्त रखी। तो इंद्र कुमार गुजराल को 10 माह बाद 1957 में प्रधानमंत्री बनाया और कांग्रेस ने पुनः समर्थन दे दिया। कभी समर्थन वापस, कभी समर्थन प्रदान। बिहार में समता पार्टी के गठबंधन में शामिल लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के उत्तर प्रदेश चुनाव में मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी के समर्थन की बात करते हैं, तो कभी एक दूसरे के विरोधी थे। मतलब कहने का तात्पर्य हमारे यहाँ की जो भी रीजनल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, इनका कोई पता नहीं है कि कब किसी समय कैसे क्या है। अब समता पार्टी का बीजेपी को समर्थन था, लेकिन जो ही पार्टी ने हमारे प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का नाम आगे किया तो समता पार्टी ने समर्थन उसके गठबंधन से बाहर निकल गई। तो इनका कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है कि ये क्षेत्रीय पार्टियां किसके साथ जुड़ी हैं, किसके साथ नहीं है। ये हित देखते हुए इधर उधर अपने गठबंधन करती रहती हैं। ठीक है, अगला है निषेधात्मक आधार पर गठित राजनीतिक गठबंधन। देखिए, भारतीय राजनीति में पहले कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए गठबंधन किए जाते थे। जो भी गठबंधन किए जाते थे कि बस कांग्रेस को किसी भी हालत में सत्ता में आने से रोको, गैर कांग्रेस सत्ता में आइए, कांग्रेस को सत्ता से बाहर करो। 1977 में आप देखते हैं कि जनता पार्टी का गठन भी कांग्रेस के विरुद्ध किया गया था। वर्तमान में जनता दल, समाजवादी पार्टी, बसपा, समता पार्टी अपना एक ही एजेंडा बताती है कि भाजपा को सत्ता से बाहर रखो। पूरे देश की जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं या जो राष्ट्रीय पार्टी, सब ने एक ऐसा एजेंडा बनाया, महागठबंधन बनाया, भाजपा को सत्ता से बाहर करो। एक मकसद कर दिया, बस कोई मैनिफेस्टो नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कुछ नहीं, बस एक ही मकसद बना दिया, भाजपा को सत्ता से बाहर करो। किसी दल के कार्यक्रम या नेतृत्व या विचारधारा का मात्र विरोध के लिए विरोध लोकतंत्र को स्वास्थ्य के लिए अच्छा लक्षण नहीं कहा जा सकता है। समझ में आई? पुनः एक बार स्पष्ट करता हूँ कि किसी दल के कार्यक्रम या नेतृत्व या विचारधारा का मात्र विरोध या विरोध के लिए विरोध करना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। आपकी खुद की पहचान करो, अपनी विचारधारा दो, अपने लक्ष्य दो, अपनी जनता को, जनता के दिल में, जनता के जनमानस, जनता के मस्तिष्क में अपना
अपनी छाप छोड़ो, जनता आपको स्वयं चुनेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ पर। दल बदल की प्रवृत्ति, गठबंधन सरकार के कारण भारतीय राजनीति में आया राम गया राम की प्रवृत्ति भी जबरदस्त देखने को मिलती है। सुबह किसी दल में थे, शामिल किसी दल में थे। हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची का निर्माण किया गया कि गठबंधन दल बदल पर रोक लगे, लेकिन नहीं रुका। फिर 91 संविधान संशोधन 2003 में किया कि जब किसी भी दल के 2/3 सदस्य किसी अन्य दल में चले जाए तो उसको दल का विलय माना जाएगा, दल बदल नहीं माना जाएगा। लेकिन इससे कम वाले कोई भी सदस्य आ जाए तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। फिर भी नहीं रुका। अब राजस्थान में देखिए, बसपा के 6 विधायक जो चुनाव लड़के विधानसभा में आए थे, लेकिन 6 के 6 विधायक कांग्रेस में आ गए, पार्टी खत्म, विलय पूरा। देखो अभी मामले सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो आगे क्या निर्णय होता है वो आगे भविष्य में है। लेकिन सोचने वाली बात है कि इस प्रकार से दल की प्रवृत्ति आज भी नहीं रुकी है। पूरे दल को दूसरे दल में विलय हो जाते हैं। अंतिम देखते हैं हमारे भारतीय राजनीति में कि दबाव की राजनीति। देखिए, गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल अपने राजनीतिक दलों के हितों की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री पर दबाव डालते रहते हैं। प्रधानमंत्री मतलब जो भी यूएनडीए हो, यूपीए कोई भी हो, अपने दल में ज़्यादा से ज़्यादा हितों को प्राप्त करने के लिए, अपने हितों की वृद्धि के लिए ये हमेशा दबाव डालने की नीति अपनाते रहे। तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने अपने दल के रेल मंत्री को बदलने और रेल का बड़ा किराया वापस लेने पर यूपीए की मनमोहन सरकार को मजबूर कर दिया था कि नहीं, रेल का किराया नहीं बढ़ेगा और रेल मंत्री को बदला जाए। पूरी तरह से यूपी सरकार ने दबाव बनाया था ममता बनर्जी ने। और ऐसे में कई बार राष्ट्रीय महत्व के राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर क्षेत्रीय हित हावी हो जाते हैं। ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक सबसे बड़ी समस्या है। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि आप क्षेत्रीय हितों के लिए राष्ट्रीय हितों का उल्लंघन करें या उसकी अवमानना करें, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भारतीय जो गठबंधन की राजनीति है उसमें विभिन्न प्रकार की विशेषताओं को देखने को मिल रही है, जिसका हमने देखा, अध्ययन किया।